तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अरिवियान पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं त्रैमासिक परीक्षा 2024 में आने वाले वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में 100% आ सकते हैं या आने की संभावना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, उन प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके परीक्षा में 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क के लिए आने वाले हैं। यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देर किए मैं शुरुआत करता हूं इन प्रश्नों को पढ़ने से लेकर के। और सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस त्रैमासिक परीक्षा में हमें किन किन चैप्टर से प्रश्न देखने के लिए मिलने वाले हैं, यानी किन किन चैप्टर्स को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा त्रैमासिक परीक्षा के लिए चुना गया है। और वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, यानी हमारा अध्याय क्रमांक 1, यानी हमारा पहला चैप्टर। दूसरा है मानव जनन, जो है हमारा अध्याय क्रमांक 2। उसके बाद आने वाला है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, जो है हमारे परीक्षा का अध्याय क्रमांक 4। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है वंशागति का आणविक आधार, और ये इस सिलेबस का यानी इन 5 चैप्टर्स में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। और बहुत बच्चों के लिए ये सबसे कठिन चैप्टर भी बन जाता है, और जो है हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय क्रमांक 5। तो बेटा अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर का नाम है विकास। विकास जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय क्रमांक 6 है। और आखिरी हमारा पारितंत्र, जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय क्रमांक 12 है। ठीक है बेटा, तो हमें इन 6 चैप्टर्स में से प्रश्न देखने के लिए मिलने वाले हैं इस त्रैमासिक परीक्षा में। तो इन्हीं चैप्टर से आने वाले वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2 अंकों के लिए, 3 अंकों के लिए और 4 अंकों के लिए आने वाले हैं, उन सभी का संग्रह मैं यहाँ पर निकाल के लाया हूं। अर्थात आप लोगों के लिए इस त्रैमासिक परीक्षा का ब्रह्मास्त्र निकाल कर लाया हूं। इन सभी प्रश्नों को एक बार देखने के बाद एक बार आप हल करके देख लीजिए, इन प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि यही पूरा निचोड़ है जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आपको 100% मार्क्स दिलवा सकता है। और हाँ बच्चों, 12वीं में हो करके ये मत सोचना कि त्रैमासिक परीक्षा में मार्क लाकर हम आखिर करेंगे क्या। तो बेटा यहीं से आपकी शुरुआत होती है आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की। यानी हमें पता चल जाता है कि त्रैमासिक परीक्षा में हमारे मार्क जितने भी आने वाले हैं या हमारी तैयारी जैसी भी है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। और इसी पानी से बाहर निकालने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस परीक्षा का पूरा निचोड़, यानी वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो बहुत जल्दी से देखते हैं बेटा 2 अंकीय प्रश्न, यानी 2 मार्क के लिए जो हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों को लेकर। सबसे पहला प्रश्न यहां पर बन जाता है, परागण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब भैया परागण पूछा गया है, परागण हमें बताना है कि आखिर परागण होता क्या है और इसका उदाहरण क्या है। तो ये हमें पूरे पूरे 2 मार्क दिलवा देगा। उससे अगला प्रश्न बन जाता है, स्वपरागण की 2 हानियां लिखिए। अब स्वपरागण की 2 हानियां लिखने से पहले हमें स्वपरागण बहुत जरूरी है समझना कि आखिर स्वपरागण होता क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि आखिर स्वपरागण क्या है, तब तक हम उसकी हानियां और उसके लाभ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, संयोजन कड़ी किसे कहते हैं। संयोजन कड़ी, ये प्रश्न कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये किस चैप्टर से आया हुआ प्रश्न है। तो बेटा ये प्रश्न है आपके विकास चैप्टर से। ठीक है बेटा, विकास चैप्टर से आया हुआ प्रश्न है। और संयोजन कड़ी का मतलब क्या है, उन 2 जीवों के बीच की कड़ी, यानी एक आद्य जीव और एक आधुनिक जीव के बीच की ऐसी कड़ी जिसमें उन दोनों जीवों के लक्षण दिखाई देने वाले हैं या दिखाई देते हैं, उसे ही हम संयोजन कड़ी कहते हैं।
जैसे आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स को हम किसकी संयोजन कड़ी कहते हैं? हम कहते हैं पक्षियों और सरीसृपों की। तो ऐसे ही जीवों के बारे में इनके उदाहरण लिख करके देना है। और एक बात याद रखिएगा बेटा, 2 मार्क का प्रश्न है, बहुत ज्यादा डिटेल में लिख करके अपना समय खराब नहीं करना है हमको। 2 या 3 लाइन में अपना उत्तर दे देना है और हमें पूरे पूरे 2 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए और आगे प्रश्नों को देखते हैं, जो प्रश्न हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला प्रश्न है अनिषेक जनन क्या है? अनिषेक जनन के बारे में पूछा गया है और ये प्रश्न आया है पुष्पीय पादपों में। प्रजनन या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर से तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसके साथ ही हमें क्या पूछा गया है कि अनिषेक जनन क्या है और इसका महत्व क्या है, तो हमें इन दोनों को एक एक लाइन में लिख करके बता देना है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न बन जाता है कि बेगिंग किसे कहते हैं। अब बेगिंग किसे कहते हैं, ये प्रश्न यहां पर हिंदी माध्यम वाले बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसे हम बोरा वस्त्र आवरण भी कहते हैं। अब ये शब्द आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, पर अगर बेगिंग आ जाए तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी माध्यम के, क्योंकि सर ये बेगिंग तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसीलिए बेटा मैं कभी भी अपने लेक्चर्स के दौरान भी बोलता हूं कि बेटा आप भले ही हिंदी माध्यम के हो, पर इंग्लिश के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो नाम है, जो वर्ड्स है, आपको याद रहने चाहिए। अब यहाँ पूछा गया है बेगिंग क्या है, भले ही बच्चे को बोरा वस्त्र आवरण का जो उत्तर है वो आता होगा, पर वो यहाँ पर कंफ्यूजन के कारण अपने मार्क गवा देगा। तो इन सभी चीजों से, इन सभी गलतियों से आपको बचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पर परागन के कोई 2 लाभ बताने हमको। पर परागन के 2 लाभ बता देने हैं और पूरे पूरे 2 मार्क आपको यहां पर मिल जाएंगे। चलिए बहुत तेजी से बिना समय वेस्ट किए हम देखेंगे अगले क्वेश्चंस, जो 2 मार्क के लिए फिर पूछे जाने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है भैया, आभासी फल किसे कहते हैं? आभासी फल या फॉल्स फ्रूट हम जिसको कहते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आ जाता है कई बार आपकी परीक्षा में कि सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है? तो बेटा ये जो प्रश्न है वो आपकी 2022 की परीक्षा में भी पूछा गया है और 2015 की परीक्षा में भी पूछा गया है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है इसे। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि आभासी फल किसे कहते हैं, या इसको बदल के पूछा जा सकता है कि सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है, समझाइए। तो बिल्कुल बच्चे कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 9, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। बेटा शुक्राणु जनन को परिभाषित करना है। अब बच्चों ने बहुत ही ध्यान से शुक्राणु जनन पढ़ा होगा अगर मेरे साथ, तो वो बहुत ज्यादा डिटेल में लिख सकते हैं, पर ये नहीं भूलना है कि सिर्फ 2 मार्क मिलने वाले हैं इस उत्तर पे हमें। इसीलिए 2 मार्क के लायक यानी केवल 2 से 3 लाइनों में अपना उत्तर दे देना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर अगर 2 मार्क के लिए ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें हमें चित्र बनाना बहुत जरूरी है, तो क्या हम चित्र भी बनाए? तो बेटा बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 मार्क के लिए अगर स्पेसिफिकली बोला है कि बेटा चित्र बना दीजिए, अगर बोला होता कि शुक्राणु जनन का चित्र बनाइए तो केवल चित्र बना देना था। पर यहां पर बोला गया है कि परिभाषित कीजिए, यानी
केवल आपको थ्योरी लिखना है, इसमें कोई भी चित्र बनाकर अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल और केवल 2 मार्क मिलने वाले हैं इस प्रश्न का उत्तर लिखने से। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और किसी भी डाउट को लेकर के आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम आपके हर डाउट को सॉल्व करने के लिए चौबीसों घंटे आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 10, प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। हमें पूछा गया है कि प्लेसेंटा के कार्य, अब बच्चे 10 प्रकार के कार्य लिख सकते हैं, पर फिर वही बात, 2 मार्क का प्रश्न है, 2 मार्क लायक ही उत्तर लिखना है, 1, 2 या 3 किसी भी कार्य को आपको जो अच्छे से बनता है वो लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे बेटा, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं। अब कई बार इतनी हिंदी देखकर भी बच्चे डर जाते हैं, तो कई बार ये प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वृषण शरीर के बाहर क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जा सकते हैं, या वृषण शरीर के बाहर क्यों पाए जाते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, उत्तर एक ही लिखोगे और समझा दोगे उस जांचने वाले को कि भैया हमें पता है कि वृषण बाहर शरीर के क्यों पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब देखेंगे अगले प्रश्न और इनके उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। भैया मेंडल जी है, मेंडल जी के हर तरह के नियम, हर तरह के कार्य, उनके चुनने की प्रवृत्ति, इनको स्टार 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 मार्क कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आते हैं इससे आपकी परीक्षाओं में। तो मेंडल के प्रभाविता के नियमों को पूछा गया है, तो मेंडल के प्रभाविता के नियम को आपको 2 से 3 लाइनों में समझा देना है। अगला प्रश्न क्या बोलता है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। मैंने आपसे बोला था कि मेंडल को स्टार बना दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आईएमपी है, और मेंडल के द्वारा ही आपको एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का और एक 4 मार्क का प्रश्न मिल जाएगा। अब पूछा क्या गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का चयन क्यों किया है, क्योंकि भैया बहुत अच्छे थे, जल्दी उनमें पुष्प आ जाते थे, इनकी जो अगली पीढ़ियां है वो देखने जल्दी मिल जाती थी। बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पर फिर नहीं भूलना है क्योंकि हमें केवल 2 मार्क मिलने वाले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोल रहा है, डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। अब डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिख देना है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरे को तो इंग्लिश लिखते नहीं आएगी, मैं कैसे स्पेलिंग लिखूंगा। तो आपको देवनागरी में लिखना है, डीएनए को लिखना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऐसे तो लिख सकते हो ना। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है और पूरे मार्क आपको मिल जाएंगे। क्या लिखना है, डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। ठीक है, तो आपको पूरे पूरे मार्क मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें प्रश्न क्रमांक 15 में क्या पूछा गया है, अनुवांशिक कूट की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अब ये प्रश्न कुछ इस तरह भी आ सकता है कि अनुवांशिक कोड की विशेषताएं बतानी है, तो यहां पर या तो अनुवांशिक कूट नाम लिखकर आ सकता है या तो अनुवांशिक कोड। बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, कोड और कूट एक ही चीज है। तो यहां पर लिख देना है अनुवांशिक कोड या कूट की किसी 3 विशेषताओं के बारे में। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 16 आपको क्या बोल रहा है कि प्रसव किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा आंसर हो सकता है, पर बहुत संक्षिप्त में समझाने की यहां पर जरूरत है कि प्रसव किसे कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 क्या कह रहा है, सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत ज्यादा डिटेल में समझा देने वाला प्रश्न है और बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं,
जब उन्होंने मेरे साथ यह संलग्नता को पढ़ा होगा अरिविहान पर। तो बेटा अगर अब तक आपने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो जल्दी से अरिविहान ऐप डाउनलोड कीजिए और भर भर के वहां पर मेरे बहुत ही शानदार लेक्चर्स रखे हुए हैं, जिसमें इन सभी चीजों को मैंने बहुत डिटेल में और मेरे ही जैसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर ने आपको पढ़ाए हैं, जहां पर आपको मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो जल्दी से अरिविहान ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। अपनी त्रैमासिक परीक्षा में 100% अंकों को अपने लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहा था हमारा, सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। तो सहलग्नता को परिभाषित करने के लिए आपको लिखने हैं केवल 2 से 3 लाइन और आपको पूरे 2 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगले प्रश्न देखेंगे, जहां पर अगले प्रश्नों की कड़ी में हम आ जाते हैं 3 मार्क वाले प्रश्न, यानी जिस का उत्तर लिखकर हमें पूरे पूरे 3 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न क्रमांक 1 बोल रहा है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में कोई 3 अंतर बताना है। अब अंतर लिखने की प्रवृत्ति क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझेंगे भैया। तो यहां पर हमें पेंसिल से अपनी उत्तर पुस्तिका में एक बॉक्स बनाना है, जिसमें हमको सबसे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, जिनका हमें अंतर लिखना है। जैसे यहां पर है जीनोटाइप, उसके बाद यहां लिखेंगे फिनोटाइप। ठीक है, उसके बाद 1, 2 और 3, अगर हमें 3 अंतर पूछा है तो 3 अंतर लिखने हैं। तो यहां पर जीनोटाइप के अंतर लिखने हैं, यहां पर फिनोटाइप का अंतर लिखना है। कुछ इस तरह अंतर वाले प्रश्नों को हल किया जाता है, जिससे आपको पूरे मार्क मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो जहां भी अंतर वाले प्रश्न आए उनको कुछ इस तरह ही आप पेंसिल से कॉलम बना के या बॉक्स बना के लिखे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोलता है, आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। अब नाइट्रोजनी क्षारों के केवल नाम लिखने हैं आपको, बिल्कुल यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आरएनए का नाम नहीं लिखना है, आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारों के नाम लिखना है। अब आरएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं बेटा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसमें थायमिन जो है वो नहीं पाया जाता है, थायमिन के बदले क्या पाया जाता है, यूरेसिल नामक नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। और यही नाम लिख करके, आपको इंग्लिश में नाम नहीं लिखना आ रहा है मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एडेनिन ऐसे तो लिख सकते हो ना, ग्वानिन ऐसे लिख सकते हो, तो बेटा बिल्कुल देवनागरी में लिख देना और पूरे मार्क ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश में ही नाम लिखने हैं, क्योंकि आपने हिंदी मीडियम लेकर के कोई भी गुनाह नहीं किया है। अगर देवनागरी में नाम लिख दोगे तो पूरे मार्क आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, समझात अंग क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अब 3 मार्क का प्रश्न है, तो लगभग 4 से 5 लाइनों में इसका उत्तर देना होता है। तो 2 यहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं, समझात अंग की परिभाषा लिखने के लिए बोल दिया है, जिसमें से 2 लाइन में कम से कम आपको समझात अंगों की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद जाकर के बची हुई 2 से 3 लाइनों में इनके उदाहरण लिखने। ठीक है, तो इससे आपको पूरे पूरे 3 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न फिर पुनः 3 अंकीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 4 पूछा गया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग लिखिए। अब यहां पर बच्चे थोड़े से जल्दीबाजी में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 3 अंक का प्रश्न है, 3 अंक पाने हैं और सटीक उत्तर लिखना बहुत जरूरी है। पूछा गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग लिखिए। अगर उपयोग लिखने के लिए कहा गया है तो बिल्कुल भी समझदारी से, बहुत ज्यादा अति समझदारी से इसकी परिभाषा ना लिखे। अगर बोला गया है कि उपयोग लिख दो तो उपयोग ही लिख देना।
और अगर 3 मार्क के लिए है तो लगभग 4 उपयोग लिख देना, पूरे मार्क मिल जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है कि डीएनए फिंगरप्रिंट को समझाओ उसके बाद उसके उपयोग लिखो, आपका समय खराब होगा और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहां पर उपयोग लिख देने से पूरे पूरे मार्क मिल जाएंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 5, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए के एक एक कार्य लिखिए। अब एक एक कार्य पूछा गया है, मतलब सीधा सीधा बता दिया गया है कि प्रत्येक एक एक कार्य पर आपको 1 मार्क दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर टीआरएनए का एक काम लिखना है, एमआरएनए का एक काम लिखना है और आरआरएनए का एक काम लिखना है, जिससे प्रत्येक कार्य पर आपको 1 मार्क मिल जाएगा, यानी पूरे पूरे 3 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, डीएनए अंगुली छापन पर टिप्पणी लिखिए। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, डीएनए अंगुली छापन क्या होता है सर? तो डीएनए अंगुली छापन और कुछ नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंट ही है। तो बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए अंगुली छापन एक ही चीज होती है। बिल्कुल सही, एक ही चीज होती है। अगर प्रश्न पूछा गया है डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए अंगुली छापन तो एक ही उत्तर होना चाहिए। अब यहां पर क्या पूछा गया है कि डीएनए अंगुली छापन पर टिप्पणी लिखिए, तो यहां पर हमें इसकी प्रोसेस बतानी है, इसकी प्रक्रिया बतानी है कि आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है आपका, प्रश्न क्रमांक 7 ये बोल रहा है कि सरीसृप तथा पक्षी वर्ग की संयोजन कड़ी किसे कहा जाता है और इनके लक्षण लिखिए। यहां पर 2 प्रश्नों को मिला करके एक प्रश्न बनाया है और आपकी सूझबूझ को देखने के लिए ये प्रश्न रखा गया है कि भैया बच्चे कंफ्यूजन में कुछ ना कुछ ऊट पटांग लिखेंगे और हम मार्क काटेंगे। सरीसृप तथा पक्षी वर्ग की संयोजन कड़ी किसको कहा जाता है बेटा? आर्कियोप्टेरिक्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ठीक है, और इसी के साथ इनके लक्षण लिखने के लिए बोला गया है, यानी आर्कियोप्टेरिक्स में पक्षी वर्ग के क्या लक्षण थे और सरीसृप वर्गों के क्या लक्षण थे, वो आपको लिख देना है और पूरे मार्क यहां पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी डर की बात नहीं है, बस प्रश्न को सही से समझो, उत्तर को लिखने की कला को बनाओ और पूरे पूरे मार्क पालो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखिए। अब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर पूछा गया है, तो अंतर लिखने का पैटर्न आपको अंकुश सर बता चुके हैं कि कैसे आपको अंतर लिखना है। अब पूछा गया है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, और प्रश्न है 3 मार्क का, यानी आपको लगभग 3 से 4 अंतर लिख देने हैं और पूरे पूरे मार्क यहां पर ले लेने हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है, समवृत्ति अंग क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। समवृत्ति अंग और समजात अंग, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और एक और बात बता दूं आपको, समवृत्ति अंग और समजात अंगों में 4 मार्क के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है, इनके अंतर लिखने के लिए आ जाते हैं कि समवृत्ति अंग और समजात अंग में अंतर लिखिए और इनके उदाहरण बताइए। तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से स्टार लगा लो, इनको पढ़ के ही चले जाना, मार्क मिल जाएंगे अगर प्रश्न आ जाता है तो। ठीक है, चलिए फिर वही प्रश्न आ चुका है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर। बेटा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर 2018 का प्रश्न है और उससे पहले 2013 और 12 में पूछा गया है। इससे ये समझ में आता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार पूछा गया है। तो बेटा मार्क लगा लो, मार्क लगा लो और रट लो, याद कर लो, घोट के पी जाओ, पर इस प्रश्न को अगर आ जाए तो छोड़ना मत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भैया, आ चुके हैं 4 अंकीय प्रश्न, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपको देंगे पूरे पूरे 4 मार्क।
ठीक है। पूछा गया है डीएनए और आरएनए में 4 अंतर लिखिए। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना है। अंतर लिखने की वही परंपरा, बॉक्स बना के दो अलग अलग सेगमेंट में आपको अंतर लिखने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है वॉटसन एवं क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। अब भैया यहाँ पर थोड़ी सी बात आ जाती है टेक्निक की। और वो टेक्निक क्या होती है कि कैसे पूरे 4 मार्क लाए हम, वो भी केवल चित्र बना के। तो बेटा बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जब तक अरिविहान आपके साथ है और अरिविहान में अंकुश सर आपके साथ है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पूछा गया है कि वॉटसन एवं क्रिक का द्विकुंडलित डीएनए मॉडल बताना है। तो क्या करना है, कभी भी चित्र वाला प्रश्न आ जाए और पूरे पूरे मार्क लेने हैं तो 2-3 चीजों का बिल्कुल विशेष कर ध्यान रखना है कि अगर हमको चित्र बनाना है तो बहुत ही स्वच्छ और पेंसिल से चित्र बनाएंगे। किससे बनाएंगे? पेन से बनाने की गलती बिल्कुल ना करें। कुछ बच्चे होते हैं जो ब्लैक पेन से चित्र बना देते हैं, बिल्कुल गलती नहीं करना है। शार्प पेंसिल से, एचबी पेंसिल से चित्र बनाना है। और अधिकतर ये ध्यान रखना है कि नामांकन करने के लिए किसी एक साइड का प्रयोग करें। चाहे आप पूरे नामांकन लेफ्ट साइड कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरे नामांकन राइट साइड कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हमें कुछ नामांकन करना है, ए यहाँ पर करना है, बी यहाँ पर करना है, सी यहाँ पर करना है, डी। तो बेटा ये देखो, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसी के बदले अगर मैं ए को यहाँ लिख दूं, ठीक है, ए को यहां लिख दिया मैंने, बी को यहां लिख दिया, सी को यहां लिख दिया और डी को यहां लिख दिया। ये कितना गंदा दिख रहा है। तो ये हमें ही देखने में गंदा लगता है, तो सोचिए कि जो पेपर जांचेंगे उनको कितना गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। इसीलिए कभी भी अगर पूरे मार्क लेने हो तो नामांकन को संभवतः, मैं बोल रहा हूँ संभवतः इसीलिए क्योंकि कई क्षेत्र बायोलॉजी में ऐसे होते हैं, हमारे जीव विज्ञान में ऐसे होते हैं जिनमें किसी एक साइड में नाम लिखना ही बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, तो वहां पर चलाया जा सकता है। पर जिसमें संभव है उसमें एक साइड किसी भी तरह से आप नामांकन जो है वो कर सकते हैं और पूरे पूरे मार्क ले सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 3, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर आपको पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले घटक जान लेते हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है। जैविक और अजैविक घटकों को आपको लिखना है। जैविक में भी आपको उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपभोक्ताओं के बारे में लिखना है। उसके बाद अजैविक में भी आपको अजैविक कंपोनेंट्स बता देने हैं जो आपके पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित होते हैं। अकार्बनिक, कार्बनिक और जो मौसमीय जो आपके होते हैं घटक, उन सभी के बारे में आपको बता देना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत को समझाइए। अब ब्रह्मांड उत्पत्ति का जो बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत है उनको हमें समझा देना है और पूरे पूरे 4 मार्क ले लेने हैं। अगला प्रश्न है शुक्राणु का नामांकित आरेख बनाइए। आरेख बोल दिया जाए, चित्र बोल दिया जाए, सचित्र बोल दिया जाए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इन टर्मिनोलॉजी से। यहां पर बोला गया है शुक्राणु का नामांकित चित्र या आरेख या सचित्र बोल बनाने के लिए आपको। ठीक है। अब मैंने जैसा बताया था आपको कि जितना संभव हो सके एक तरफ नामांकन करे और बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा पेंसिल से चित्र बनाए। पूरे पूरे मार्क आपको कोई भी नहीं देने से रोक सकता है। प्रश्न क्रमांक 6 पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोल रहा है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। ऊर्जा का प्रवाह पूछा गया है कि कैसे सभी स्तरों पर, कैसे सभी जैविक स्तरों पर ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है। और बेटा ऊर्जा से संबंधित, ऊर्जा प्रवाह से, ऊर्जा पिरामिड से संबंधित प्रश्न
बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए इसको भी स्टार बना देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यहां पर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझाने की बात की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, मेंडल का नियम समझाइए। याद करो, अभी इसी वीडियो के शुरुआत में जब मेंडल वाला प्रश्न आया था, मैंने बोला था कि स्टार बना लो बेटा, तर जाओगे, मेंडल जी को पढ़ जाओगे तो तर जाओगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। पारिस्थितिक पिरामिड को समझाना है, सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा लिखनी है कि आखिर पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं, उसके बाद बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, जिसमें यहाँ पर हम 3 प्रकार के पिरामिड पढ़ते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, उसके बाद ऊर्जा का पिरामिड और उसके बाद बायोमास का पिरामिड। ठीक है, इन तीनों को बता देना है, इन तीनों को समझा देना है, पूरे पूरे मार्क आपको मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 9 बोल रहा है, लिंकेज को परिभाषित कीजिए। अब लिंकेज को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर बच्चों को लिंकेज समझ में बहुत जरूरी है, आना चाहिए। हमारे अरिविहान पर बहुत ही आसानी से और बहुत शानदार एनिमेशंस और फोटोज के द्वारा, इमेजेस के द्वारा हमने यहाँ पर लिंकेज को समझाया है। जाकर देखिए और वहां से अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए और लिंकेज को लिख करके पूरे पूरे 4 मार्क ले आइए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 की बात करेंगे। डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या महत्व है, हिस्टोन का कार्य समझाइए, हिस्टोन प्रोटीन का कार्य समझाइए। तो इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला गया है, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। अंतर लिखने की परंपरा आपको पता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 4 अंतर भी अगर आप लिख दोगे तो चारों मार्क आपको मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 12 क्या बोल रहा है, ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम को समझाइए। या ये प्रश्न कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि लिंडमैन द्वारा के 10% नियम को समझाइए। कुछ भी प्रश्न आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर एक ही प्रकार का होगा। ऊर्जा प्रवाह में 10% का नियम जो है उसको आपको समझा देना है कि कैसे सभी स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह होते होते केवल हर प्रत्येक अगले स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती है और बाकी 90% जो ऊर्जा है उसका हास हो जाता है, यानी 90% ऊर्जा जो है वो बेकार हो जाती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। प्रश्न क्रमांक 13 क्या बोल रहा है, डिंब का स्वच्छ चित्र बनाकर व्याख्या कीजिए। अब सर ये डिंब तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरी किताब में नहीं लिखा है, तो क्या करूं, कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं और ये होता क्या है। तो बेटा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, डिंब यानी अंडाणु। अब ये वर्ड तो पढ़ा होगा, आपकी किताब में दिया हुआ है और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो डिंब का स्वच्छ चित्र बनाकर व्याख्या करने के लिए बोला है, यानी 1 मार्क आपको मिलेगा स्वच्छ चित्र बनाने पर और बाकी आपको मिल जाएंगे किस पर, व्याख्या करने पर। तो यहाँ पर आपको बहुत शानदार तरीके से अंडाणु का चित्र बनाना है और उसके नीचे में उसके एक एक चीज की व्याख्या कर देनी है। बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, किसी एक चीज की व्याख्या एक लाइन में की जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है और पूरे पूरे आपको यहाँ पर मार्क मिल जाएंगे। तो बेटा अब हम आ चुके हैं उस पड़ाव में जहां पर हमें आपसे अलविदा लेना पड़ेगा और इसी आशा के साथ मैं अलविदा लूंगा कि आपको ये त्रैमासिक परीक्षा 2024 के जो IMP क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उसमें से आपके 100% मार्क बनने की संभावनाएं बन जाएगी। और यहां पर हमने बात क्या की है, बहुत सारे 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात की है, जबकि लगभग लगभग 30 मार्क के आने वाले
जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी आपके सही जोड़ी, सही विकल्प, सत्य असत्य, तो बेटा ये जो है ये बहुत ज्यादा अंधा कुआं है। इनकी आने की जो संभावनाएं होती है इसका कुछ भी बताया नहीं जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसीलिए हम ध्यान किसमें देते हैं, हम ध्यान देते हैं कि 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क से आने वाले जो प्रश्न हैं उन पर। ठीक है, इनको जब आप इनको डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना, यानी अपनी थ्योरी वाले प्रश्न जो आप डिटेल में पढ़ लेंगे, तो जो यहां पर आने वाले जो जितने सही जोड़ी, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, इनको बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इनको अच्छे से बना लीजिए, ये तो आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, पर इस वादे के साथ अलविदा लेना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, जिनकी त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है, उनका भी भला होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल अरिविहान सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपकी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारी चीजें लेकर के आते हैं। जैसे हम यहाँ पर आपको लेक्चर दिखाते हैं, उसके साथ ही संभावित प्रश्नों या मॉक टेस्ट या और बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां लेकर आते हैं। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लूंगा, मैं आपका बायोलॉजी टीचर अंकुश, और मिलते हैं हम इसी तरह के और किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।